हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। हमारी क्लास 9 सोशल साइंस की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, जिसमें हम चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करें। अब तक हम हिस्ट्री के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं और ज्योग्राफी के फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसी सीरीज में ज्योग्राफी के फोर्थ चैप्टर क्लाइमेट से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। सोशल साइंस में वैसे कहें तो स्कोर करना काफ़ी ईजी होता है। वी कैन ईजिली स्कोर अबव 90 मार्क्स और 95 है वो स्कोर कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है, बिकॉज सिलेबस इज क्वाइट लेंथी वन, वो होता है रिवीजन का। काफ़ी आलस वाला काम होता है रिवीजन का, क्योंकि रिवाइज करना हमें इतने सारे चैप्टर्स को, अगर हम उसको ठीक से रिवाइज कर लें इट मीन्स दैट काफ़ी ईजी हो जाता है कि हम स्कोर कर पाएंगे। तो हम उसी सीरीज में ये रिवीजन बैच लेकर के चल रहे हैं कि हाउ टू रिवाइज। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर हम उनको रिवाइज कर ले इट मीन्स दैट ऑलमोस्ट हमारा कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाता है और हम इस कंसेप्ट के थ्रू इजिली 2 डेज में हम अपने सिलेबस को रिवाइज कर सकते हैं। 2 डेज मीन्स 1 बुक के लिए 3 आवर्स इनफ रहेंगे, सेकंड बुक के लिए 3 आवर्स इनफ रहेंगे, यानी कि 6 आवर्स 1 डे और 6 आवर्स सेकंड डे। 12 आवर्स में हमारा कंप्लीट सोशल साइंस है वो रिवाइज होगा अच्छे से। जब हम सोशल साइंस को रिवाइज करने की कोशिश करते हैं थ्रू द हेल्प बुक, तो उसमें पर चैप्टर्स 150 to 250 क्वेश्चंस दिए होते हैं। अगर उसको हम रिवाइज करेंगे तो इट नीड्स ऑलमोस्ट 1 मंथ हमें लग जाता है और काफ़ी बोरिंग भी हो जाता है। तो हम थोड़ा इजी वे से सिर्फ ये नहीं डिस्कस करेंगे कि विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वी आर गोइंग टू डिस्कस द एंटायर थीम ऑल्सो। चलिए देखते हैं इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जो आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड बनेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेस रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। कौन सी जगह है जहाँ पे वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है? तो है मौसिनराम, दैट इज इन मेघालय। मेघालय में ये गारो, खासी एंड जंतिया 3 हिल्स है इसी शेप में। वहाँ पे एक बार जैसे ही क्लाउड एंट्री कर जाते हैं, बाहर तभी निकल पाते हैं जब उनमें मॉइस्चर कम हो जाता है, इसलिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है। एवरेज जो यहाँ की रेनफॉल है दैट इज़ मोर देन 1100 सेंटीमीटर रेनफॉल है, उससे ज़्यादा है। दिस प्लेस रिसीव्स दैट मच ऑफ रेनफॉल जितनी कि 10 ईयर्स में जैसलमेर और बाड़मेर में होती है, इतनी यहाँ पर 1 डे में हो जाती है। तो सोचिए कितनी बारिश होती होगी। सेकेंड क्वेश्चन रहेगा, नेम द विंड दैट ब्लोज इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ड्यूरिंग द समर सीजन। समर सीजन में नॉर्दर्न प्लेन में एक गर्म हवा चलती है ना, सभी को पता है। मई से इसकी शुरुआत हो जाती है एंड इट कंटिन्यू टिल जून और समटाइम्स टिल जुलाई तक चली जाती है, तो उसे बोलते हैं लू। थर्ड हमारा क्वेश्चन रहेगा, थर्ड वन इज, विच फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विंटर रेनफॉल इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में विंटर में रेनफॉल होती है, एज वी रिसीव इन द मंथ ऑफ द दिसंबर, जैन और द फेब बारिश होती है, थोड़ी होती है, लेकिन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रबी क्रॉप। तो किस कारण होती है? दैट इज बिकॉज ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण होती है। अब अगर हम थोड़ा सा देखें इंडिया को, दिस वन इज द इंडियन पार्ट है, तो यहाँ इंडिया से आगे पाकिस्तान एंड हियर इज द ईरान एंड देन अरेबियन कंट्रीज और हियर इज द मेडिटेरियन सी है। यहाँ पे साइक्लोन्स आते हैं इन द मंथ ऑफ द दिसंबर और द जैन, और उन्हीं साइक्लोन्स के कारण थोड़ी बहुत बारिश है वो हमारे यहाँ पे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली एंड वेस्टर्न यूपी तक पहुँचती है। और तो ये किसके कारण है? दिस इज बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज द, इस रेनफॉल को महावट कहा जाता है, महावट। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है, डिफाइन मॉनसून। कंप्लीट चैप्टर हमारा मॉनसून पर बेस्ड है, तो हमें बताना ये मॉनसून है क्या। द वर्ड मॉनसून इज ड्राइव्ड फ्रॉम द अरेबिक और द मलयालम वर्ड मौसम से लिया गया। ओके, ये अरेबिक या मलयालम का वर्ड है मौसम, उससे बना ये मॉनसून, विच मीन्स चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ विंड्स अकॉर्डिंग टू चेंज इन द सीजन। यानी जैसे ही सीजन में चेंज आता है वैसे ही विंड की डायरेक्शन में चेंज आ जाता है। डायरेक्शन में कैसे चेंज आता है? समर में इनकी डायरेक्शन ये होती है और विंटर में ये होती है। जो समर में होती है हमारी साउथ वेस्टर्न होती है, जबकि विंटर में नॉर्थ ईस्टर्न होती है। चेंज हो गई ना, तो इसलिए इनको मॉनसून नाम दिया गया। इंडियन क्लाइमेट इज नोन एज द मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है, इफेक्ट है, वो मॉनसून का है, इसलिए इंडियन क्लाइमेट को मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट भी कहा जाता है। नाउ लेट्स मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रहेगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेदर। वेदर क्या होता है? मौसम, जिसको हिंदी में बोलते हैं। सो वेदर इज द कंडीशन ऑफ द एटमोस्फेयर ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर टाइम ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस। जैसे पर्टिकुलर टाइम और पर्टिकुलर प्लेस आप ले लीजिए, रोहिणी, यमुना विहार,
या साउथ दिल्ली, कोई भी एक एरिया ले लीजिए, वो तो हमारा होगा पर्टिकुलर प्लेस। अब उसका पर्टिकुलर टाइम ले लीजिए कि किसी डेट का सुबह के मॉर्निंग के 9 o'clock, तो उस वक्त जो वेदर की कंडीशन है, जो एटमॉस्फेयर की कंडीशन है, उसे हम वेदर कहेंगे। एटमॉस्फेयर की कंडीशन में क्या क्या लेंगे, टेम्परेचर कितना है, रेनफॉल हो रही है कि नहीं हो रही, स्काई क्लाउडी है या फिर नहीं क्लियर है, विंड स्पीड क्या है, मॉइस्चर ह्यूमिडिटी क्या है, एयर प्रेशर क्या है, ये सब कुछ हम जब नोट कर लेंगे तो वो हो जाएगा उस जगह का वेदर। ओके, मौसम हो गया। सो वेदर इज द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस, उसे हम वेदर कहेंगे। वेदर कैन चेंज मेनी टाइम इन ए डे, एक दिन में कई बार वेदर बदल सकता है। जैसे हम बोलते हैं ना, सुबह ठंडा मौसम था, दिन में गर्म हो गया, शाम को बारिश हो जाए। ओके, सेकंड 6 जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज क्लाइमेट, जो वेदर से ही रिलेटेड है। द एवरेज ऑफ द वेदर इन लॉन्ग पीरियड कितना, 30 ईयर्स, इज कॉल्ड क्लाइमेट। यानी कि वेदर का जो एवरेज है लंबे पीरियड में 30 ईयर्स में, उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं। वेदर कैन चेंज मेनी टाइम इन ए डे बट क्लाइमेट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स टू चेंज। लिटिल बिट जब चेंज होता है तो उसमें सैकड़ों साल लग जाते हैं, जबकि मौसम है कई बार चेंज हो सकता है। सिंपल लैंग्वेज में यूँ कह सकते हैं कि वेदर है वो एक बुक का एक पेज है, जबकि क्लाइमेट है वो पूरी बुक है। ओके, 6th के बाद हमारा 7th क्वेश्चन रहेगा। 7th क्वेश्चन, व्हाट आर द जेट स्ट्रीम। एक क्वेश्चन टॉपिक हमारे ये भी दिया गया बुक में, जेट स्ट्रीम क्या है थोड़ा सा पता होना चाहिए। दीज आर द नेरो बेल्ट ऑफ वेस्टर्ली विंड्स एट हाई एल्टीट्यूड। ये नेरो बेल्ट है, जैसे पानी की नदी होती है ना, रिवर होती है, ऐसे ही ग्लेशियर होता है जिसको हम हिंदी में हिम नदी बोलते हैं। इन द सेम वे दिस इज लाइक दैट ऑफ ए रिवर ऑफ विंड की नदी है ये। ओके, सो दीज आर द नेरो बेल्ट ऑफ वेस्टर्ली विंड्स की एक नेरो बेल्ट होती है, कहाँ पर, एट हाई एल्टीट्यूड अबाउट 12,000 मीटर, यानी कि 12 किलोमीटर से ऊंचाई पर ये एक बेल्ट होती है ट्रोपोस्फेयर में, उसको बोलते हैं जेट स्ट्रीम। देयर स्पीड वेरीज फ्रॉम 110 किलोमीटर पर आवर इन समर टू 184 किलोमीटर पर आवर इन विंटर। इनकी जो स्पीड होती है वो 110 टू 180 के आसपास रहती है, जो कि सीजन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। ओके, तो ये क्या है, आप सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हो, दीज आर द नेरो बेल्ट ऑफ वेस्टर्ली विंड्स की नेरो बेल्ट होती है एट द एल्टीट्यूड और हाइट ऑफ 12,000 मीटर। ओके, एंड दीज आर लाइक दैट ऑफ ए रिवर ऑफ विंड्स की नदी की तरह होते हैं ये। क्लियर। उसके बाद 8th क्वेश्चन जो 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है। इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज द डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर हाईएस्ट। डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या होती है, 24 आवर्स में मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर में जो डिफरेंस होता है उसे बोलते हैं रेंज ऑफ टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल 45 डिग्री वाज द हाईएस्ट टेम्परेचर किसी जगह पे था, और उसी 24 आवर्स में लोएस्ट टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस। डिफरेंस कितना हो गया, 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो हाईएस्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर कहाँ होती है, दैट इज इन राजस्थान। राजस्थान में होती है क्योंकि वहाँ की जो सॉयल है, सैंडी सॉयल है, वो जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है। तो अगर समर में डे का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, इट इज़ पॉसिबल दैट सेम नाइट में जो टेम्परेचर वो 17-18 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो। ओके, 6th क्वेश्चन जो 8th के बाद 9th क्वेश्चन हमारा रहेगा। 9th क्वेश्चन है, व्हाट इज कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स क्या होती है, कोरियोलिस फोर्स हमें बताने। तो द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज winds to deflect in the right in the northern hemisphere and left in the southern hemisphere. This is known as Coriolis force or the Fels law. जैसे यहाँ पे देखिए, ये है हमारा ग्लोब, सपोज कीजिए अर्थ है हमारी, ये है इक्वेटर। तो यहाँ पर अर्थ जो रोटेट होती है, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ इट कॉज द विंड्स टू डिफ्लेक्ट हो जाते हैं किस साइड में, राइट साइड में इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट साइड इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। इसे बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स। Okay, due to the rotation of the earth, winds deflect in the right in the northern hemisphere and left in the southern hemisphere. This is known as Coriolis force और इसे ही बोलते हैं हम Ferrell's law. Clear? और ये भी किसी भी प्लेस की क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। 10th हमारा क्वेश्चन दिया गया है, what is called काल बैसाखी। काल बैसाखी क्या होती है हमें बताना है। ओके, इन द समर सीजन इन असम एंड वेस्ट बंगाल, कहाँ पर, असम और वेस्ट बंगाल में, कहाँ, कब, समर सीजन में। द रेनफॉल अकर्स इन द इवनिंग विथ थंडर स्टॉर्म्स बिफोर द अराइवल ऑफ द मानसून, इट इज कॉल्ड काल बैसाखी। यानी असम और वेस्ट बंगाल में समर सीजन में इवनिंग में रेनफॉल होती है विथ थंडर स्टॉर्म, उसे बोलते हैं काल बैसाखी। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कहाँ आती है असम एंड वेस्ट बंगाल ड्यूरिंग द समर सीजन बिफोर द अराइवल ऑफ द मानसून। इन द इवनिंग दीज प्लेसेस रिसीव द रेनफॉल विथ थंडर स्टॉर्म,
दैट इज नोन एज काल बैसाखी। बैसाखी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो इंडियन देशी महीने है उसमें बैसाख एक महीना होता है, उस महीने में ये बारिश होती है। नाउ लेट्स मूव टू द 11th क्वेश्चन। हम देखते हैं कि कौन सा रहेगा मोस्ट इंपोर्टेंट में। 11th क्वेश्चन है व्हाट डज अक्टूबर हीट मीन। अक्टूबर हीट क्या होती है हमें बताना है। द टेम्परेचर स्टार्ट्स राइजिंग आफ्टर द रिटर्न ऑफ द मानसून। 15 सितंबर के आसपास मानसून रिटर्न होना शुरू हो जाता है। आफ्टर दैट टेम्परेचर अगेन बिगिन टू राइज, बढ़ना शुरू हो जाता है, तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है टेम्परेचर, एंड वेदर बिकम्स अनबिरेबल ड्यू टू हाई ह्यूमिडिटी। और ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, उसके कारण बार बार पसीने आते हैं, स्वीट आता है, तो उसके कारण द वेदर बिकम्स अनबिरेबल ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी। दिस इज नोन एज अक्टूबर हीट। उसे अक्टूबर हीट कहा जाता है। ओके, हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी एंड वेदर बिकम अनबिरेबल, एंड दिस इज नोन एज अक्टूबर हीट कहते हैं उसे। नेक्स्ट जो हमारा 12th क्वेश्चन 1 मार्क्स में है, व्हाट इज मैंगो शॉवर। हमें बताना मैंगो शॉवर क्या होते हैं। द प्री मॉनसून रेनफॉल दैट अकर्स इन द कोस्टल पार्ट्स ऑफ द केरला एंड कर्नाटका। जो केरला और कर्नाटका के कोस्टल पार्ट है, यहाँ पे अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो दिस वन एंड दिस वन, इस पार्ट में प्री मॉनसून रेनफॉल होती है। द प्री मॉनसून रेनफॉल दैट अकर्स इन द कोस्टल पार्ट ऑफ कर्नाटका एंड केरला एट द एंड ऑफ द समर सीजन इज कॉल्ड मैंगो शॉवर। उसे मैंगो शॉवर कहते हैं। ओके, क्योंकि ये मैंगो को पकने में हेल्प करती है। क्लियर। तो यहाँ पर कौन सी रेनफॉल है, प्री मॉनसून, यानी कि मॉनसून के आने से पहले बारिश होती है। 13th क्वेश्चन जो है, व्हाट इज एल नीनो। हमें एक्सप्लेन करना है। एल नीनो इज ऑल्सो ए फिनोमेना दैट इज एसोसिएटेड विद इंडियन मॉनसून है, उसको अफेक्ट करता है ये। एल नीनो इज ए टेम्परेरी वार्म करंट होती है, टेम्परेरी गर्म एक जल धारा कह सकते हैं हिंदी में। दिस इज ए टेम्परेरी क्यों है, इट अपीयर्स आफ्टर एवरी 3 to 5 years। ओके, सो दिस वन इज ए टेम्परेरी वार्म करंट अपीयर्स अलोंग द कोस्ट ऑफ पेरू आफ्टर एवरी 3 to 5 years इन द मंथ ऑफ दिसंबर। तो उसे बोलते हैं एल नीनो। सो एल नीनो क्या है, इट इज ए टेम्परेरी ओशन करंट, इट इज ए वार्म ओशन करंट, इट अपीयर्स ऑन द कोस्ट ऑफ पेरू एंड इट अपीयर्स आफ्टर एवरी 3 to 5 years एंड इट अपीयर्स इन द मंथ ऑफ दिसंबर। पॉइंट्स में लिखो तो काफ़ी सारे पॉइंट्स हो जाएंगे। और ये कब अपीयर होती है, इट अपीयर्स नियर अबाउट 25th of December, यानी कि क्रिसमस के आसपास होती है। तो ये जो एल नीनो वर्ड है, दिस इज द स्पेनिश वर्ड है, इसका मतलब होता है द चाइल्ड क्रिस्ट। ओके, क्योंकि ये दिसंबर में 25th के आसपास होती है, इसलिए इसका नाम रखा गया द चाइल्ड क्रिस्ट, जो स्पेनिश वर्ड में इसको बोला जाता है एल नीनो। अब जिस साल जो एल नीनो अपीयर्स होती है उस बार हमारे यहाँ पे बारिश कम होती है। सो इट अफेक्ट्स द इंडियन मॉनसून ऑल्सो। 13th के बाद 14th क्वेश्चन है, विच स्टेट रिसीव्स द मोस्ट रेनफॉल इन अक्टूबर एंड नवंबर। कौन सा स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा बारिश है वो अक्टूबर नवंबर में होती है। सो आंसर इज तमिलनाडु। वाई तमिलनाडु रिसीव द मैक्सिमम रेनफॉल इन अक्टूबर नवंबर, वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, उसमें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे इसको। 15th क्वेश्चन जो 1 मार्क्स में रहेगा, फ्रॉम विच मंथ डज द मानसून बिगिन। मानसून की शुरुआत कौन से महीने से होती है। सो फ्रॉम जून से होती है। ऑन द 1st of June इट रीच एट द कोस्ट ऑफ केरला लगभग पहुंच जाता है नियर अबाउट 1st of June के आसपास। 16th क्वेश्चन है, व्हाट इज मानसून ब्रस्ट। क्या होता है, द हैवी रेन्स दैट अकर्स कंटिन्यूसली फॉर ए फ्यू डेज अपॉन द अराइवल ऑफ द मानसून आर कॉल्ड मानसून ब्रस्ट। इसे हिंदी में बोलते हैं मानसून का फटना। ओके, मानसून का प्रस्फोट, मानसून का विस्फोट। ओके, तो जब मानसून आता है शुरुआत में तो कई दिनों तक लगातार कंटिन्यूस हैवी रेनफॉल होती है, उसे बोलते हैं मानसून ब्रस्ट। सो हैवी रेन्स दैट अकर्स कंटिन्यूसली फॉर अ फ्यू डेज अपॉन द अराइवल ऑफ द मानसून, दीज आर नोन एज मानसून ब्रस्ट। जैसे हम मुंबई की न्यूज़ देखते हैं, जब मानसून आता है शुरुआत में 3 days 4 days तक कंटिन्यूस हैवी रेनफॉल होती है तो वो मानसून ब्रस्ट ही होता है। 17th जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट डू यू मीन बाय मानसून ब्रेक। मानसून ब्रेक क्या होता है ये हमें बताना है। Many times during the rainy season it doesn't rain for a few days. This is called monsoon break. जैसे रेनी सीजन में 10 to 15 days का 20 days का एक ब्रेक आ जाता है, बारिश नहीं होती, तो उसे बोलते हैं मानसून ब्रेक। ओके, सो दीज आर द 17 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि काफ़ी लेंथी चैप्टर है। स्टिल वी हैव फाइंड आउट द 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको समझ में आने चाहिए। Now let's move to the second segment. In second segment we are going to discuss the most important 3 marks questions from दिस चैप्टर, जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा,
एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, हमें डिफरेंस बताना है। इट मीन्स दैट हमें वेदर और क्लाइमेट है उनको डिफाइन करना है, और कुछ और फीचर्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वेदर क्या होता है, अगेन हम डिफाइन करेंगे, द स्टेट ऑफ द और द कंडीशन ऑफ द एटमोसफेयर ड्यूरिंग अ सर्टेन टाइम ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड वेदर। यानी कि एटमोसफेयर की कंडीशन ऑफ ए पर्टिकुलर टाइम ऑन ए पर्टिकुलर टाइम ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस, तो उसे हम बोलते हैं वेदर। यानी कि किसी भी जगह की जो वेदर कंडीशन क्या होगी, जो वहाँ की एटमोसफेयर की कंडीशन है। और क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट इज द एवरेज ऑफ द वेदर ओवर ए लॉन्ग पीरियड, कितने पीरियड में, नियर अबाउट 30 ईयर्स का जो एवरेज है वेदर का, उसको बोलते हैं क्लाइमेट। सो वेदर इज ए पेज एंड क्लाइमेट इज द कंप्लीट बुक की तरह इसको हम ले सकते हैं। द एलिमेंट्स की अगर बात करें जिनसे क्लाइमेट और वेदर बनता है, दीज आर द सेम, सच एज द टेम्परेचर, precipitation, ह्यूमिडिटी, विंड, एयर प्रेशर। तो ये सभी वेदर और जो हमारा क्लाइमेट है, दोनों के ही ये एलिमेंट सेम रहेंगे। ओके, इनसे ही वेदर और क्लाइमेट बनता है, यानी कि डिफरेंट नहीं है। ये जो वेदर है दैट इज ए शॉर्ट पीरियड, एंड ऑन द अदर हैंड क्लाइमेट इज ए लॉन्ग पीरियड। जैसे आपके क्लास टेस्ट, मंथली टेस्ट है, वो वेदर की तरह होते हैं, और जो आपका एनुअल है वो क्लाइमेट की तरह होता है। द वेदर कैन चेंज सेवरल टाइम्स इन ए डे वाइल क्लाइमेट चेंजेस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जो मौसम है, वेदर है, वो एक दिन में कई बार चेंज हो सकता है, सुबह ठंडी, दोपहर को गर्म, शाम को रेनफॉल, लाइक दैट। जबकि क्लाइमेट है वो एक लंबे टाइम में चेंज होता है। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। सेकंड जो 3 मार्क्स में क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट में रहेगा, नेम द फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। हमें सिर्फ नेम बताने। सो लैटिट्यूडनल पोजिशन दैट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, सच एज, अगर हम ग्लोब माने इसको, सपोज दैट दिस वन इज ग्लोब and this one is the equator. India is located in the northern hemisphere में, हम यहाँ पे 8 डिग्री टू 37 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड के बीच में। सो वी आर नॉट टू क्लोज टू इक्वेटर, नॉट टू फार, ना तो हम बिल्कुल पास है ना ही दूर है, तो इसलिए हमारी क्लाइमेट वो थोड़ी सी डिफरेंट है। जो साउदर्न पार्ट है जो क्लोज है इक्वेटर के, तो वहाँ टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा है। नॉर्दर्न पार्ट है जो फार है, वहाँ पे टेम्परेचर लो रहता है। सो हमारी लैटिट्यूडनल पोजीशन है वो अफेक्ट करती है हमारी क्लाइमेट को, फर्स्ट फैक्टर। सेकेंड फैक्टर है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। एज वी मूव फार फ्रॉम द सी, जो दूर के एरियाज होते हैं वहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट होती है। ओके, जैसे ये एरियाज है, दीज आर हैविंग द मॉडरेट क्लाइमेट। इट मीन्स दैट द टेम्परेचर में रिमेन सेम थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल एक जैसा टेम्परेचर रहेगा। और जो एरियाज फार है, जैसे कि नॉर्दर्न पार्ट की बात करें, दे आर हैविंग द एक्सट्रीम क्लाइमेट, कड़ाके की सर्दी, कड़ाके की गर्मी होती है ना हमारे यहाँ पे। तो ये भी अफेक्ट करता है कि द प्लेस इज वेयर लोकेटेड, कहाँ है वो। थर्ड जो फैक्टर है जो इंडियन क्लाइमेट को अफेक्ट करता है, दैट इज द एयर प्रेशर एंड विंड्स। जैसे इंडियन क्लाइमेट इज नोन एज द मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, तो ये देखिए कि विंड कितनी प्रभावित करी ना, अफेक्ट करी है। और ये क्यों आ रही है, एयर प्रेशर के कारण आ रही है। अब एयर प्रेशर क्या होता है, एयर प्रेशर जब टेम्परेचर हाई होता है तो एयर प्रेशर क्या होगा, टेम्परेचर हाई होगा तब एयर प्रेशर हमेशा लो रहेगा। जैसे यहाँ पे गर्मियों में टेम्परेचर बढ़ गया तो एयर प्रेशर लो हो जाएगा। यहाँ पे टेम्परेचर उस वक्त लो है तो एयर प्रेशर हाई है, तो हवा चलती है, जो विंड है वो ब्लो करती है हाई टू लो की तरफ। क्योंकि ये ओशन रीजन से आ रही तो इनके साथ मॉइस्चर है, ये यहाँ पे बारिश करेगी। अब ये बारिश किसके कारण हुई, बारिश हुई विंड के कारण। विंड किसके कारण आई, एयर प्रेशर के कारण आई। सो एयर प्रेशर एंड विंड सिस्टम ऑल्सो अफेक्ट द इंडियन क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। अगर ये नहीं होते तो शायद हमारा ड्राई रीजन होता, इट मीन्स एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं होती, सब कुछ चेंज हो जाता है, हमारी क्लाइमेट डिफरेंट होती। फोर्थ वन इज द हिमालय। हिमालय इंडिया के नॉर्थ में, एंड दैट अफेक्ट द इंडियन क्लाइमेट इन 2 वेज। फर्स्ट, इट इज़ हेल्पफुल इन ब्रिंगिंग द रेनफॉल। ये मॉनसूनल विंड्स को क्रॉस नहीं करने देता, आगे नहीं जाने देता, इसके कारण इंडिया में बारिश होती है। अदरवाइज इंडिया में बारिश नहीं होती। जैसे राजस्थान में क्यों नहीं हो पा रही, क्योंकि अरावली इज़ नॉट वर्किंग एज ए बैरियर की तरह वर्क नहीं करा, हिमालय बैरियर की तरह वर्क कर रहा है। सेकेंड, इट ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द चिली विंड, जो नॉर्दर्न पार्ट से आ रही थी, साइबेरिया से जो आती है, उससे भी हमें रोकता है। तो दोनों वजह से हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट करता है हिमालय। फिफ्थ है रिलीफ फीचर्स। दीज फीचर्स ऑल्सो अफेक्ट द इंडियन क्लाइमेट। जैसे रिलीफ फीचर्स है इन द नॉर्थ हिमालयन रीजन, इन द वेस्टर्न थार डिजर्ट, नॉर्दर्न प्लेन, प्लेट्यू रीजन, आइलैंड्स, अलग अलग टाइप के रिलीफ फीचर्स है, वहाँ की क्लाइमेट भी डिफरेंट होती है। सो दीज आर द 5 फैक्टर्स विच अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वन।
थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, गिव रीजन्स व्हाई इट रेन्स ऑन द तमिलनाडु कोस्ट ड्यूरिंग द विंटर। हमें एक कारण बताना है कि तमिलनाडु में सर्दियों में बारिश होती है, विंटर में अक्टूबर, नवंबर, समटाइम दिसंबर, क्यों होती है? इन विंटर द विंड स्टार्ट टू ब्लो फ्रॉम द लैंड टू सी। सबसे पहले हम थोड़ा सा इसको समझ लें, फिर हम इसके ऊपर आएंगे। जैसे हम साउथ इंडिया की बात करें तो विंटर में हमारी जो विंड है वो मूव करनी शुरू कर देती है फ्रॉम लैंड टू ओशन, क्योंकि यहाँ पे एयर प्रेशर जो अधिक हो जाता है और यहाँ पे लो रहता है, तो हाई टू लो की तरफ मूव करेगी ना। तो बिकॉज दीज आर मूविंग फ्रॉम द लैंड टू सी, तो इनमें मॉइस्चर तो होता ही नहीं, बारिश कहाँ से करेगी? तो मोस्ट ऑफ द पार्ट डू नॉट रिसीव रेनफॉल, बारिश नहीं होती से। लेकिन ये जो यहाँ से जब क्रॉस करती है, दे एब्सॉर्ब द ह्यूमिडिटी, बे ऑफ बंगाल से ये ह्यूमिडिटी को एब्सॉर्ब कर लेती है, और जो ये जो पार्ट है तमिलनाडु का पार्ट और आंध्र प्रदेश का कोस्टल एरिया है, वहाँ पर ये बारिश करती है। ओके, तो इसके कारण बारिश होती है। लौटता हुआ मानसून है वो बारिश करता है तमिलनाडु में अक्टूबर नवंबर में। तो चलिए अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इन विंटर द विंड स्टार्ट टू ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी, देयरफॉर विंड्स आर ड्राई एंड डू नॉट रेन, क्योंकि ये ड्राई होती है तो ये बारिश नहीं करती है। When these winds reach the Bay of Bengal, over the Bay of Bengal से ये क्रॉस कर रही होती है, they absorb humidity from there, वहाँ से वो ह्यूमिडिटी को absorb कर लेती है, मॉइस्चर ले लेती है, नमी ले लेती है। These winds reach तमिलनाडु coast and in the form of north eastern मानसून के तौर पे ये तमिलनाडु पहुँचती है, and these humid winds कोज हैवी रेन्स ऑन द तमिलनाडु कोस्ट इन अक्टूबर नवंबर में। इन्हीं रेनफॉल के कारण इन्हीं विंड्स के कारण हैवी रेनफॉल होती है। तो क्यों होती है ये हमने बताया कि जो रिटर्निंग मानसून है दैट गेट्स और मॉइस्चर और दैट एब्सॉर्ब द ह्यूमिडिटी फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल एंड कोज द हैवी रेनफॉल इन तमिलनाडु इन द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर, वहां पर जाते हुए ये बारिश कर जाता है। फोर्थ क्वेश्चन को हम देखेंगे। फोर्थ जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, राइट द स्टेट ऑफ विंटर सीजन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। हमें बताना है विंटर सीजन है, उसके ऊपर एक नोट लिखना है। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि विंटर जो सीजन है हमारी, उसके ऊपर एक नोट लिखिए। सो हमें पॉइंट्स में लिखना है, ये 5 मार्क्स में है तो भी ये इनफ रहेगा। पहले हम बताएंगे कि स्टार्ट कब होता है, आपको कंप्लीट सेंटेंस लिखना है। ओके, इट स्टार्ट्स इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर, नवंबर और दिसंबर में इसकी बिगनिंग होती है। ओके, एंड इट एंड्स इन द मंथ ऑफ फेब और मार्च में एंड होगा। ओके, टेम्परेचर हमें बताना है, टेम्परेचर रिमेन्स लो ड्यूरिंग विंटर सीजन एंड दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ। एयर प्रेशर कैसा होता है? एयर प्रेशर रिमेन्स हाई, तभी तो जो लैंड टू सी की तरफ विंड है वो ब्लो करती है। ह्यूमिडिटी रिमेन्स मीडियम ड्यूरिंग दिस सीजन। रेनफॉल की बात करें, रेनफॉल दिस सीजन रिसीव्स वेरी लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल, वी रिसीव ओनली 2% ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग दिस सीजन, केवल 2% रेनफॉल होती है विंटर में। तो हम ऐसे पॉइंट्स में लिखेंगे तो ईजी हो जाएगा हमारे लिए राइट करना और स्कोर करना भी। ओके, तो हमें स्टार्ट बताना है, एंड बताना है, टेम्परेचर कैसा होता है इस सीजन में, एयर प्रेशर कैसा होता है, ह्यूमिडिटी कैसी होती है, रेनफॉल कैसा होता है। टेम्परेचर हमें आइडिया लग जाता है, तो ह्यूमिडिटी जो एयर प्रेशर वो उसके अपोजिट होता है। नाउ लेट्स मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन। राइट द स्टेट ऑफ एनी रेनी सीजन, राइट द स्टेट ऑफ रेनी सीजन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। हमें बताना है रेनी सीजन की जो क्या कंडीशंस होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, सेम जो हमने लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था। इट स्टार्ट्स इन द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई में इसकी बिगनिंग होती है रेनी सीजन की। जून क्यों? जो केरला में जून में पहुंच जाता है मानसून और जुलाई में पहुंचता है नॉर्दर्न पार्ट में। सो हम जून और जुलाई बोथ राइट करेंगे। इट एंड्स इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर एंड अक्टूबर, सेप्टेम्बर इन द नॉर्दर्न पार्ट एंड अक्टूबर इन द साउदर्न पार्ट। टेम्परेचर रिमेन्स ड्यूरिंग दिस सीजन हाई रहता है, टेम्परेचर नियर अबाउट 35 to 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। एयर प्रेशर रिमेन्स लो ड्यूरिंग दिस सीजन, ह्यूमिडिटी रिमेन्स हाई, जब बारिश हो रही थी ह्यूमिडिटी नेचुरली ज़्यादा रहेगी। रेनफॉल वी रिसीव द मोर और द हाई रेनफॉल ड्यूरिंग दिस सीजन, जो 75% हमारी एनुअल रेनफॉल है वो इसी सीजन में होती है। ओके, तो ये था हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। नाउ सिक्स्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन अमंग द 3 मार्क्स क्वेश्चन में हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। वाई इज द मॉनसून सपोज टू बाइंड द कंट्री? यहाँ पे कंट्री आएगा। वाई इज द मॉनसून सपोज टू बाइंड द कंट्री? देश को एक साथ जोड़े रखता है मानसून, कैसे? सो द मानसून अकर्स ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम पीरियड एंड इन ए रिदम थ्रू आउट द कंट्री। जो मानसून आता है एक जैसे टाइम पीरियड में आता है, ना नियर अबाउट जून एंड जुलाई तक, विद इन 1 मंथ पूरे कंट्री को कवर कर लेता है। एंड इट कम इन द रिदम में आता है, केरला, मुंबई, बंगाल, बिहार,
देन यूपी, दिल्ली, पंजाब, एक रिदम में आता है. सो इट यूनाइट द पीपल. वी एज्यूम दैट हम एक ही कंट्री के पार्ट है, एक रिदम सी लगती है हमें. ओके. सेकेंड, मेनी फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया आर एसोसिएटेड विद द मानसून एंड मानसून ब्रिंग्स न्यू एक्साइटमेंट. काफ़ी सारे हमारी फेस्टिवल है वो मानसून से जुड़े हुए हैं. मानसून आता है, फेस्टिवल्स आते हैं, एंड फेस्टिवल्स आते हैं, एक्साइटमेंट आता है. सो हमें ऐसे फील होता है दैट मानसून ब्रिंग्स द न्यू एक्साइटमेंट. ओके. जैसे तीज है, नॉर्थ इंडिया की बात करें, किससे रिलेटेड है? मानसून से रिलेटेड है. सेम थर्ड है, मानसून इज ऑल्सो द बेस ऑफ आवर एग्रीकल्चर. हमारी एग्रीकल्चर का बेस है. तो जब मानसून आता है, इट ब्रिंग्स द हैप्पीनेस ऑन द फेसेस ऑफ द पीजेंट्स और द फार्मर्स. उनके चेहरे पे खुशियाँ आ जाती है, हरियाली आ जाती है. सो इन दिस वे वी कैन से दैट मानसून इज द बाइंडिंग फैक्टर इन इंडिया. एक जोड़ने वाला फैक्टर है इंडिया में. ओके. तो ये थी हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, और हमारे रहेंगे लॉन्ग आंसर टाइप में 3 क्वेश्चंस. जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मीन्स जो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रहेंगे, इसमें 3 क्वेश्चंस ही बनेंगे जो आपके एग्जाम में रिपीट होते रहें, और इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो सकता है. पहला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा लॉन्ग आंसर टाइप में, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉनसूनल रेनफॉल ऑफ इंडिया. हमारी जो मॉनसून रेनफॉल है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताने, फीचर्स बताने. पहला है अनसर्टेन रेनफॉल. इंडियन रेनफॉल इज अनसर्टेन. अनसर्टेन मीन्स द अमाउंट इज नॉट फिक्स्ड. जो अमाउंट है वो फिक्स नहीं है, कभी ज़्यादा बारिश होती है, कभी कम होती है. व्हेन इट अकर्स लेस देन एवरेज रेनफॉल, वी हैव टू फेस ड्रॉट लाइक सिचुएशन, सूखा पड़ जाता है. एंड व्हेन वी रिसीव द मोर देन एवरेज रेनफॉल, वी हैव टू फेस फ्लड लाइक सिचुएशन, बाढ़ आ जाती है. अनसर्टेन है, कोई पक्का नहीं है, और होगी कि नहीं होगी ये भी कंफर्म नहीं होता इसका. सेकेंड फीचर है, इट इज़ इरेगुलर इन नेचर. इरेगुलर मीन्स द अराइवल और डिपार्चर टाइम इज नॉट फिक्स्ड. समटाइम्स इट अराइव्स बिफोर द फिक्स टाइम से पहले आ जाती है, समटाइम्स इट कम्स लेट. इंडियन ट्रेन की तरह है, कोई पक्का नहीं है कि कब आएगी कब जाएगी. सेम डिपार्चर है, समटाइम्स इट डिपार्ट्स अर्लियर एंड समटाइम्स इट डिपार्ट्स लेट. ओके. सो इट इज़ इरेगुलर. बैक पेंचर की तरह है भाई, सैटरडे को तो पक्की छुट्टी होती है ना, जैसे ऐसे ही इरेगुलर है कि इसका भी कुछ कंफर्म नहीं होता टाइम पीरियड का भी. थर्ड feature of Indian rainfall is that uneven rainfall. The amount of rainfall is not received evenly throughout the country. Some parts are there in the country. जैसे हम कुछ पार्ट की बात करें जो हमारे देश की हैं, these parts, ये जो वेस्टर्न प्लेन है हमारा, that receive the more than 400 centimeter rainfall. Same ये जो पार्ट है, these two receive more than 400 centimeter rainfall. On the other hand, अगर हम राजस्थान की बात करें, the many parts of the राजस्थान they receive just 10 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल. तो रेनफॉल है वो अनइवन भी है, एक बराबर नहीं है कि पूरे देश में. तो ये भी एक फीचर है. फोर्थ, हैवी रेनफॉल. इट इज सेड दैट इन इंडिया इट नेवर रेन्स इन इंडिया, इट पोर्स इन इंडिया. ये कहा जाता है कि भारत में बारिश होती नहीं है, मतलब बरसती नहीं है, गिरती है. इट नेवर रेन्स इन इंडिया, इट पोर्स इन इंडिया. क्यों कहा जाता है? बिकॉज वी रिसीव द 75% ऑफ एनुअल रेनफॉल इन जस्ट 40 to 42 डेज में हमारी 75% रेनफॉल हो जाती है. इसलिए इसको कहा जाता है कि इंडियन रेनफॉल है वो हैवी है नेचर में. फिफ्थ फीचर है शॉर्ट पीरियड. वी रिसीव द रेनफॉल इन जस्ट 40 to 45 डेज में हम पूरी बारिश रिसीव करते हैं पूरे साल की मैक्सिमम, जो 2 through 3 मंथ्स का एक पीरियड होता है. तो एक छोटा सा पीरियड होता है. तो ये भी एक फीचर है इंडियन रेनफॉल का. सिक्स्थ इज ओरोग्राफिक रेनफॉल. एज यू हैव डिस्कस्ड इन द 7th क्लास में आपने पढ़ा था, देर आर द 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल. कन्वेंशनल होती है, ओरोग्राफिक होती है और साइक्लोनिक होती है. ओरोग्राफिक मीन्स द रेनफॉल दैट इज कोज्ड बाय द माउंटेन्स. माउंटेन्स वर्क एज ए बैरियर, उनको रोकते हैं और तब बारिश होती है. तो इंडिया में जो रेनफॉल है वो ओरोग्राफिक है. तो ये फीचर्स रहेंगे अनसर्टेन, इरेगुलर, अनइवन, हैवी रेनफॉल, शॉर्ट पीरियड एंड ओरोग्राफिक रेनफॉल. इनको लिटिल बिट आपको एक्सप्लेन करना है. नाउ लेट्स डिस्कस द सेकंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, जो हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. वो है राइट अ नोट ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन इंडिया. भारत में जो रेनफॉल होती है उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ये हमें बताना है इस क्वेश्चन में. इसको मैंने ईजी कर दिया, ईजी से पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया. हम पूरे कंट्री के रेनफॉल को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे. फर्स्ट वन इज एरिया ऑफ हाई रेनफॉल. इट इंक्लूड्स द एरियाज हैविंग द रेनफॉल मोर देन 200 सेंटीमीटर. यानी कि इसमें कौन से आएंगे? द एरियाज विच रिसीव द रेनफॉल मोर देन 200 सेंटीमीटर. दिस इंक्लूड्स वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, आइलैंड्स एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, वो इसमें आएंगे. जैसे अगर हम थोड़ा सा मैप को बना करके फिर से अगर इसको देखने की कोशिश करते हैं, दिस पार्ट एंड लक्षद्वीप आइलैंड एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स,
तो एक तो ये पार्ट है जहाँ पर रेनफॉल है वो मोर देन 200 सेंटीमीटर होती है। इसके साथ साथ अगर हम ईस्ट की तरफ जाएं, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएं, तो वहाँ पर भी काफ़ी सारे पार्ट हैं इंडियन कंट्री के जहाँ पर रेनफॉल है वो मोर देन 200 सेंटीमीटर होती है। ओके, सो ये पार्ट नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, सो दीज एरियाज रिसीव द रेनफॉल मोर देन 200 सेंटीमीटर। सो पहला हमारा ग्रुप बनेगा एरियाज ऑफ हाई रेनफॉल and it includes the areas which receive the rainfall more than 200 centimeter. This includes western coastal plains, islands and northeastern India. Second, areas of moderate rainfall. This includes the areas receiving the rainfall between 50 to 200 centimeter के बीच में जहाँ बारिश होती है वो इसमें आएंगे. It covers most of the central and northern India. इसमें आ जाते हैं, यानी कि हम हाई रेनफॉल के एरियाज और राजस्थान को छोड़ दें तो बाकी सभी इसी में आएंगे, यानी सारा भारत यहीं खड़ा मिलेगा आपको. Third one is the low rainfall area. The areas receiving the rainfall less than 50 centimeter are known as the low rainfall area में include करेंगे, and this includes राजस्थान and some parts of adjoining state जैसे गुजरात, साउदर्न हरियाणा और साउदर्न पार्ट ऑफ द पंजाब, जो राजस्थान के साथ लगते इलाके हैं तो वो भी इसमें इंक्लूड रहेंगे. तो ये हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और लिटिल बिट हम अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे. थर्ड एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर जो हमारे 5 मार्क्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट में रहेगा, राइट ए नोट ऑन द साउथ वेस्ट मानसून के ऊपर हमें नोट लिखना. यानी एक क्वेश्चन आता है मैकेनिज्म बताइए, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मानसून. तो इसमें कंप्लीट चैप्टर रिवाइज हमारा हो जाएगा, कवर हो जाएगा कि मैकेनिज्म मानसून आता कैसे है. ओके, तो हमने इस क्वेश्चन में कवर किया. तो अगर मैकेनिज्म पूछे या फिर राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द साउथ वेस्टर्न मानसून या समर मानसून तो हमारा सेम ही आंसर रहेगा. सो हमारा मानसून को, इस क्वेश्चन को समझते पहले हम मानसून को समझ देते हैं. ओके, मानसून को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि मानसून आता कैसे. सो मानसून इज नोन एज, दिस वन इज नोन एज साउथ वेस्टर्न मानसून, क्योंकि ये साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन से आता है. क्लियर, और ये केरल के कोस्ट तक पहुंचता है यहाँ पर. ठीक है, और देन इट मूव्स टुवर्ड्स द नॉर्थ और यहाँ पे 10 जून के आसपास मुंबई पहुंच जाता है. एंड क्लियरली इट कैन बी डिवाइडेड टू 2 ब्रांचेज होती है इसकी. फर्स्ट वन अरेबियन सी ब्रांच है यहाँ पे एंड दिस वन इज द बे ऑफ बंगाल ब्रांच. अब हम इसको देखते हैं. साउथ वेस्टर्न मानसून इज ऑल्सो नोन एज द समर मानसून भी इसको कह सकते हैं. ओके, क्योंकि समर में आता है. द साउथ वेस्टर्न मानसून हैज 2 ब्रांचेज, इसके 2 मेन ब्रांचेज होती है, द अरेबियन सी ब्रांच एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रांच. यानी कि इसकी कितनी ब्रांचेज है, 2 ब्रांचेज आर देयर, अरेबियन सी ब्रांच एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रांच, जिसको हमने देखा. ओके, देन द अरेबियन सी ब्रांच रीचेज द कोस्ट ऑफ केरला ऑन 1 जून को ये केरला पहुंच जाता है एंड मुंबई ऑन द 10 जून ये मुंबई पहुंच जाता है. एंड दिस ब्रांच हैज 2 सब ब्रांचेज, इस ब्रांच की 2 सब ब्रांचेज होती है. 2 सब ब्रांचेज कौन सी है, थोड़ा सा हम देखेंगे कि ये जो ब्रांच है इस ब्रांच की, ये हमारा हो गया अरेबियन सी ब्रांच. इट रीच ऑन द 1 जून एट केरला कोस्ट एंड 10 जून के आसपास मुंबई पहुंचाता है. एंड इट हैज 2 सब ब्रांच, एक तो सेंट्रल इंडिया की तरफ आगे बढ़ेगी, सेंट्रल इंडिया ब्रांच बोलेंगे, एंड 1 ब्रांच मूव्स टुवर्ड्स द नॉर्थ इंडिया, जो क्योंकि यहाँ पर अरावली जो है वो पैरेलल है तो वो बैरियर के तौर पर वर्क नहीं करता. तो ये जो ब्रांच है इट डजेंट कोज रेनफॉल इन राजस्थान हरियाणा में बारिश नहीं होती, इट कोज रेनफॉल इन हिमाचल प्रदेश में जाके बारिश करती है. तो इट दिस अरेबियन सी ब्रांच हैज द 2 सब ब्रांचेज इसमें है. ओके, सेंट्रल इंडिया ब्रांच एंड द नॉर्थ इंडिया ब्रांच है. ये तो हो गया अरेबियन सी ब्रांच. द बे ऑफ बंगाल ब्रांच रिचेज वेस्ट बंगाल अराउंड 5 जून के आसपास यहाँ वेस्ट बंगाल पहुंच जाती है. एज इट मूव्स टुवर्ड्स द नॉर्थ, जब ये नॉर्थ की तरफ बढ़ती है, इट डिवाइड्स, हिमालय डिवाइड्स इट इनटू 2 सब ब्रांचेज में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ टकराने के बाद एक तो इस साइड डायरेक्शन में होगी ईस्टर्न में और एक वेस्टर्न में. सो आफ्टर हिटिंग द हिमालयस दिस ब्रांच डिवाइड्स इनटू 2 सब ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती है. ईस्टर्न ब्रांचेज दैट मूव्स टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स है उस तरफ चली जाएगी. वेस्टर्न ब्रांच जो हमारे दिल्ली की तरफ आती है. ओके, द वेस्टर्न ब्रांच रीचेज दिल्ली एंड हरियाणा इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में यहाँ पर पहुंच जाती है. क्लियर, तो ये मैकेनिज्म है कि कहाँ से शुरू होता है, कौन सी ब्रांच कहाँ पहुंचती है. तो ये हमने आपके 3 या 4 पेज का जो कंटेंट दिया गया है बुक में उसको कवर किया है इस एक ही क्वेश्चन में. सो दैट्स ऑल, ये थे हमारे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. उम्मीद करता हूँ आपकी रिवीजन अच्छे से चल रही होगी और काफ़ी कोशिश भी की जा रही है कि आपको असिस्ट हम ठीक तरीके से कर पाएँ. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा,
आपको वीडियो ये पसंद आया, समझ में आया, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर सकते हो, क्योंकि मोटिवेशन मिलता है कि जिन बच्चों के लिए हम चैप्टर तैयार करें उन बच्चों तक ये पहुंच रहा है, वो बच्चे इसको देख रहे हैं, तो थोड़ा सा मन और ज़्यादा अच्छा करता है और फास्टली हमारा माइंड वर्क करता है कि और चैप्टर्स वो जल्दी से जल्दी कवर करवाए जाए। और आपको अगर इस वीडियो से रिलेटेड सजेशन देना हो तो भी आप कमेंट कर सकते हो, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।